हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी के अंदर जो मनोवैज्ञानिक प्रश्न लेके आए हैं वो है जोल्टन डीन्स डीन्स थ्योरी, डीन्स का नियम, डीन्स का सिद्धांत इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो है मैथ पेडागोजी में इस मनोवैज्ञानिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 100% देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मैथ पेडागोजी में जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सभी से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वैन हिले हो या ब्लूम का जो है टैक्सोनॉमी सिद्धांत हो या डीन्स का सिद्धांत हो। मैं सारे जो है मनोवैज्ञानिक मैथ्स के संबंध में सब कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आप जो है हमारे वीडियो को कंप्लीट रूप में देखिए। ये एक थ्योरी वीडियो है और प्लस एमसीक्यू वीडियो है। लास्ट में मैं आपको करीब करीब जो है 30 क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक बात और याद रखिएगा कि इस टॉपिक के संबंध में आप नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको रिवीजन मिलता रहे, डेली आप रिवीजन करते रहें और जब आपका एग्जाम नज़दीक हो तो आप आसानी से जो है अपने जो है टारगेट को अचीव कर पाए। हमारा शुरुआत से जो टारगेट रहा है 120 प्लस जो है हम टारगेट अचीव करने की जो है और बढ़ रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं हर एक सिंगल टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं। अगर कोई भी सीटेट के एग्जाम में एक सिंगल टॉपिक जहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आता हूं। ठीक है, तो आप उन सभी जो है टॉपिक्स को देखा करिए, अच्छे से उसको एनालिसिस करिए और उसके नोट्स भी बनाइए। मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहता हूं कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको ज़रूर नोट किया करिए। अच्छा, मैं आज के वीडियो में एक जो है टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड आखिरी में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो उसका उत्तर जो है, उसका आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे ये पता हो कि आप लोगों ने इस चीज़ को सही से पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा। और आज का जो टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। लाइक मोटिवेशन के लिए हम आपके लिए इसी प्रकार से टॉपिक्स नए नए लेकर के आते रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, भाई उनका भी भला हो जाएगा, वो भी ये वीडियो देख लेंगे। क्योंकि ऐसे जो है कंप्लीट जो है रूप में वीडियो आपको नहीं मिल पाते हैं, पेड बैच में ही आमतौर पे देते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपके लिए इससे भी बढ़ के जो है लेकर के आया हूँ। ठीक है, आप टॉपिक्स देखेंगे तो खुद ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए डीन्स का जो सिद्धांत है वो है क्या। तो डीन्स का सिद्धांत प्राथमिक गणित, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के शिक्षण में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत के महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक शिक्षण के लिए, प्राथमिक मैथमेटिक्स के लिए, गणित की मैथमेटिक्स के लिए गणित शिक्षण में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात आप याद रखिएगा। डीन्स ने बच्चों को गणित सिखाने के लिए अनुभव आधारित और खोज आधारित तरीके पर जोर दिया। तो डीन्स ने जो है गणित सिखाने पर जोर दिया और किस आधार पर, अनुभव के आधार पर और खोज आधारित, एक्सपीरियंशियल और प्ले बेस्ड लर्निंग तरीकों पर जोर दिया। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। डीन्स के सिद्धांत में यही बस शब्द को आप अपने दिमाग में आधार के रूप में बनाए रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चा जब गणितीय अवधारणाओं को सीखता है तो वो खेल खेल में सीखता है, ठोस सामग्रियों के साथ गतिविधियों के द्वारा सीखता है। ठोस सामग्री का मतलब है मूर्त गतिविधियां, जैसे जैसे ब्लॉक्स का प्रयोग करना, जैसे चेस खेलना और जैसे लूडो खेलना। तो जो भी आप पेन और पेंसिल का प्रयोग करना, तो इन ठोस सामग्रियों के साथ बच्चा सीखने का प्रयास करता है तथा धीरे धीरे ठोस से वो अमूर्त की तरफ बढ़ता है। तो अमूर्त स्तर तक पहुंच ही जाता है और पहुंच करके सीख लेता है। तो यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि डीन्स जो बता रहे हैं कि गणितीय अवधारणाओं को बच्चा खेल विधि से, फिर मूर्त विधि से और फिर अमूर्त विधि से सीखता है। तो इन 3 पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। खेल विधि, खेल को लिखिए, फिर एरो बना के मूर्त लिख लेना, फिर एरो बना के अमूर्त लिख लेना। तो इन 3 स्टेज से बच्चा गुजरता है। बात समझ गए? अच्छा, मैंने अभी आपको बताया खेल विधि, मूर्त विधि, अमूर्त विधि। तो ये सिद्धांत जो है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो है बहुत नज़दीक है, या ये कह सकते हैं कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से ये बहुत बड़ा प्रभावित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक क्वेश्चन भी है, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन्होंने जो है गणित जो है सिखाने के लिए संरचनात्मक अधिगम स्ट्रक्चरल जो है लर्निंग की संकल्पना पेश की। तो मतलब गणित सिखाने के संदर्भ में इन्होंने कुछ संरचनाएं बताई कि क्या क्या तरीका है जिससे बच्चा जो है मैथ्स को अच्छे तरीके से सीख पाएगा। तो उसी की बात हो रही थी कि संरचनात्मक अधिगम की संकल्पना किसने दी गणित सिखाने के संदर्भ में? तो डीन्स का जो है सिद्धांत कहते हैं, डाइंस का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। तो अनेक अनेक नामों से जानते हैं, उसी शब्द को अनेक डीन्स बोल लो या डाइंस बोल लो, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि डीन्स का सिद्धांत जो है हमें ठोस से अमूर्त की ओर जाने की प्रक्रिया पर आधारित है। मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा पहले खेल विधि से सीखता है, फिर ठोस क्रियाओं के द्वारा सीखता है, मूर्त क्रियाओं के द्वारा सीखता है, फिर वो सीधा अमूर्त क्रियाओं के द्वारा सीखता है, मतलब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने लगता है ना। ये बात आप समझ गए। अभी तक देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझने में कठिनाई पेश कर रहा हो। आपको बस एक बार पढ़ना है, सरसरी निगाह से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, और आप देखेंगे कि आप अगर 2-4 दिन भी इसका इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया तो ये टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल रट जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। तो उन्होंने मतलब डीन्स ने कहा है कि बच्चे पहले वास्तविक वस्तुओं से सीखते हैं और फिर चित्रों से सीखते हैं और अंत में प्रतीकों से सीखते हैं। तो देखिए मैं जो आपको ये पॉइंट्स देता हूं, ये पॉइंट्स एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में, ऑप्शंस के रूप में पूछे जाते हैं, हु बहू पूछे जाते हैं, और या इनमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि उन क्वेश्चंस से मैं ऑप्शंस भी उठाता हूं कि इस डाइंस के नियम का आंसर ये था, और इसी आंसर को मैं ऑप्शंस में समझाने के रूप में दे देता हूं, या उसमें छोटे मोटे चेंजेस कर देता हूं ताकि वो सेंटेंस कंप्लीट रूप में बन जाए। तो ऐसे ही होता है। आप अगर इन सारे पॉइंट्स को देख लोगे, रट लोगे, समझ लोगे, पढ़ लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आपका मेरा मानना है कि 2011 से 24 तक कितने भी क्वेश्चन डीन्स के पूछे गए होंगे या अन्य एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, चाहे वो स्टेट टेट के हों या अन्य किसी भी एग्जाम में पूछे गए होंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जो डीन्स है, जिसे हम डीन्स ब्लॉक कहते हैं, डाइंस ब्लॉक भी कहते हैं, का प्रयोग जो है संख्यात्मक अवधारणाओं को सिखाने में होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मनोवैज्ञानिक, गणितीय मनोवैज्ञानिक ने संख्यात्मक अवधारणाओं को सिखाने के लिए ब्लॉक्स का प्रयोग किया था, और ब्लॉक्स से पहले एक डॉट 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 दे देंगे। अब आपको आंसर देंगे ब्लूम, और आपको दे देंगे वैन हिले, आपको दे देंगे पियाजे, कोई भी दे देंगे, और आपको एक ऑप्शन देंगे डीन्स। अब जिसने पढ़ा होगा वही बात आंसर बताएगा कि ये तो डीन्स की बात हो रही है, नहीं तो अदरवाइज आप आंसर गलत कर देंगे। आप देखिए कितना सामान्य सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये पॉइंट्स आपको याद करना होगा, ठीक है। अब डीन्स ब्लॉक को हम मल्टी बेस अरिथमेटिक ब्लॉक्स भी कहते हैं। तो मल्टी बेस अरिथमेटिक ब्लॉक्स कहते हैं, ये बात याद रखना। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक लकड़ी और प्लास्टिक से बने ब्लॉक्स होते हैं जिनका प्रयोग जो है गणित की स्थानिक जो है मान प्रणाली, प्लेस वैल्यू जो है सिस्टम को समझने में, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, दशमलव संख्याओं जैसी अवधारणाओं को सिखाने में किया जाता है। तो याद रखना, आपको यहाँ पे याद रखना, स्थानिक मान और दशमलव पद्धति को समझने में जो है कौन से ब्लॉक्स मदद करता है, वो डीन्स ब्लॉक मदद करता है। इसे हम मल्टी बेस अरिथमेटिक ब्लॉक्स भी कहते हैं। इन पॉइंट्स को नोट कर लेना। सॉरी। बच्चे जो है संख्याओं को देखकर, छूकर और सजाकर सीखते हैं। ब्लॉक्स का उपयोग ही होगा, बच्चे देखेंगे, उसे छुएंगे और उसे सजाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया है, ठीक है। अब देखिए अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में अगर हम बात करें, अब है ना, तो यहाँ पे क्या है, अमूर्त संकल्पनाएं, जैसे 23 का मतलब होता है 2 दहाई और 3 इकाई। ये आपको चीजें आसान बनाती है। कौन बनाती है? ब्लॉक्स हमें प्लेस वैल्यू को सिखाने में आसान बनाती है। जैसे 23 का मतलब क्या होता है, 230 का, तो ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना, और इन संख्याओं को अपनी जगह रखने में जो है मदद करती हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो इस चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाते हैं डीन्स ब्लॉक प्रयोग से शिक्षण में लाभ क्या होगा। तो देखिए इससे स्थानिक मान को ठोस रूप से समझना, संख्याओं की संकल्पना का निर्माण करना और गणितीय सोच को प्रोत्साहन देना और त्रुटियों में कमी लाना, इससे हमारे शिक्षण में लाभ होता है। इन सब चीजों से डीन्स का सिद्धांत जो है बच्चों को मॉडल और प्रतीकों के माध्यम से गणित सिखाने पर आधारित है। ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को सक्रिय भागीदारी द्वारा गणित की संकल्पना समझाने की बात कही जाती है। तो डीन्स ने
सक्रिय भागीदारी द्वारा जो है गणित की संकल्पना, गणित के स्ट्रक्चर, मैथ के स्ट्रक्चर को समझने की बात कही है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, मतलब इंडिविजुअल प्लेस ऑफ लर्निंग इसे कहते हैं। ठीक है, तो हर बच्चे की अपनी लर्निंग स्किल्स है, हर बच्चे की अपनी जो है सीखने की गति है। और ये हम सभी को पता है कि जो गति होती है वो किस आधार पे होती है, तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बेस्ड होती है। ध्यान रखिएगा, ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बेस्ड होती है, ये बात भी याद रखना। आइए अब जो है इनसे रिलेटेड जो है चरणों को देख लेते हैं। तो डीन्स के सिद्धांत में इन्होंने 6 चरण पेश किए थे। तो पहला जो चरण है वो कहता है कि फ्री, इसका नाम जो दिया था फ्री प्ले या स्वतंत्र खेल कह सकते हैं। अब जैसा कि नाम है वैसा ही इसका कार्य होगा। तो बच्चे सिर्फ केवल सामग्री से खेलते हैं, स्वतः खेलते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई निर्देश नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होता। बच्चे को आप कोई भी खिलौना लाइए और वो खेलता रहेगा। तो ये बेसिकली ट्रायल एंड एरर पर आधारित है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि डीन्स का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आंसर होगा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर्स। यहाँ पे बच्चा स्वयं से सीख रहा है, स्वयं से सीखेगा, गलतियां करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलतियां करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलतियां करेगा। तो बच्चा कहीं ना कहीं आसपास के माहौल से सीखेगा। अब देख देख करके सीखेगा, अच्छा इसका यही तरीका है ना। तो यहाँ पे अन्वेषण क्रियाएं भी काम हो रही हैं। ये बातें यहाँ पर समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की ओर कि बच्चे ब्लॉक्स से विभिन्न आकृतियां बनाते हैं, जैसे मकान, पुल, और बिना किसी निर्देश के। तो आप उनको बच्चों को खिलौने वाले ब्लॉक्स लेके आते हैं, आप अक्सर जो है ब्लॉक्स देखा होगा, तो उससे वो मकान बनाते हैं, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। तो मकान बनाएंगे, ये सब देखेंगे, उससे जो है अपनी आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ केवल खेल क्रिया के द्वारा होता है, जहाँ पे कोई निर्देश नहीं होता, कोई उसको सिखाने, उसको बस खिलौना ला के पटक दो उसके पास और वो अपना खेलता रहेगा, अपने आप धीरे धीरे सीखेगा, अपना वो खुद ही उस चीज़ को डिकोड करेगा कि ये चीज़ करते कैसे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेज में, जिसे हम खेल क्रिया कहते हैं। यहाँ पे, वहाँ पे फ्री प्ले था, यहाँ पे प्ले एंड लर्निंग, मतलब टीचर जो है निर्देशित खेल करवाता है, जिससे नियमों की समझ विकसित होती है। तो बच्चा यहाँ पे खेल क्रिया के द्वारा और नियमों से सीखता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नियमों से सीखता है, नियमों से अपनी समझ को विकसित करता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जब बच्चा खेलता है तो गणितीय संबंध को स्वाभाविक रूप से समझता है। तो भाई जब खेलेगा, चीज़ों को खेलेगा तो अपने आप समझेगा, उनके नियमों को भी जान जाएगा। आप देखिए छोटे बच्चों को, अक्सर आप देखिए छोटे बच्चे जो है, आप उनके लिए कोई खिलौना लेके आते हैं तो वो थोड़ी देर बाद उस चीज़ को समझ जाते हैं कि इसको खेलना कैसे होता है ना। ये सारी चीज़, जैसे आप मान लीजिए बच्चे के सामने एक पासा लेके आइए, पासा फेंकिए, तो अगर वो मैथ की गणनाओं को समझ रहा है, बात समझना, अगर उसको 1 2 3 4 5 आता है, उसको काउंटिंग आती है, तो वो ये समझ जाएगा कि पासा का मतलब है, यहाँ पे जो आया है 2 डॉट बने हैं, इसका मतलब है कि यहाँ हमें 2 अक्षर आगे बढ़ाने हैं। तो आप 4 साल के बच्चे के साथ पासा खेल सकते हैं। अब वो कितना अच्छा खेल रहा है इस बात पे निर्भर, लेकिन वो इन चीज़ों को समझ जाता है। यहाँ पे बात समझ गए। यहाँ पे बच्चों को ब्लॉक्स को केवल एक निश्चित क्रम, जैसे रंग, आकार में रखने का नियम दिया जाता है। ठीक है, एक निश्चित, जैसे ब्लॉक्स को कह दिया जाए, इस जो है इस लाइन में आपको रेड कलर के ब्लॉक्स रखने, इस लाइन में आपको ग्रीन कलर के ब्लॉक्स रखने। तो इस तरीके के जो है नियम बता दिए जाते हैं, फिर वो कर लेता है। बात यहाँ समझ गए। जैसे लूडो या पासे का खेल के बारे में बात करें तो बच्चा संख्याएं जोड़ना और संभावनाओं को अनुभव मतलब उसको मिलता है और अनुभव जान जाता है कि भैया पासा खेलना है, पासा फेंकेंगे तो 2 आएगा, 2 आगे बढ़ना है, लूडो में 2 आ गए, फिर सीढ़ी आएगी तो सीढ़ी से नीचे उतरना है कि सीढ़ी से ऊपर चढ़ना, ये सब धारणाओं को समझ जाता है। तो यहाँ बच्चे जो है दोस्तों के साथ खेलते हैं और हंसते खेलते जोड़ना सीख जाते हैं। जैसे अगर कोई नियम तोड़ता है तो गेम रुक जाता है और इससे बच्चा समझता है कि नियम क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस जो है सेकेंड पॉइंट पे नियम से सीखना है आपको। बात यहाँ पे समझ गए। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, जिसे कहते हैं सर्चिंग फॉर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और या फिर कंपैरिजन स्टेट, जिसे कहते हैं तुलनात्मक चरण या सामान्य विशेषताओं की खोज। तो यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि एक ही गणित अवधारणाओं को विभिन्न तरीके और अलग अलग सामग्रियों में से सिखाना चाहिए। तो बच्चों को जो है एक ही गणित अवधारणाओं को हम विभिन्न तरीकों से सिखा सकते हैं और अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो है गहरी समझ विकसित हो सकती है ना, गहरी समझ विकसित होती है और बच्चे जो है समानताओं और पैटर्न की खोज कर पाते हैं कि 2 चीज़ों में क्या पैटर्न है, 2 चीज़ों में क्या समानताएं हैं, तुलना करना एक तरीके से सीख जाते हैं।
यहाँ पे बात समझ गए। तो यहाँ पे तुलनाएं हो रही हैं अलग अलग चीजों से, वही गेम खेलो और देखो क्या ये एक जैसा दिख रहा है या एक जैसा हो रहा है। बात यहाँ पे समझ गए। बच्चे ये नोटिस करते हैं, जैसे अब उदाहरण के तौर पे हम समझे कि बच्चे से नोटिस करते हैं कि सभी त्रिकोणीय ब्लॉक्स में 3 भुजाएं होती हैं। अब उसने नोटिस किया कि यहाँ तुलना कर रहा है कि यार यहाँ पे ये त्रिभुज था, ये भी एक त्रिभुज है, और ये जो है इसे का समबाहु त्रिभुज है या द्विबाहु त्रिभुज है या फिर विषम बाहु त्रिभुज है, पर लेकिन इनमें सब में 3 भुजाएं ही हो रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें नियम से नहीं, तुलनात्मक रूप से सीख रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। चौथा पॉइंट है जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, और इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिनिधित्व चरण। तो एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में जो है स्टेज में सिखाया जाता है। जैसे उसको रंग, आकार, आकृति और सामग्री से प्रस्तुत की जाती है। यहाँ पे बच्चे को और अधिक स्थायी ज्ञान दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा। बच्चे वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से गणितीय संकल्पनाओं को दर्शाते हैं। जो भी सीखा है उसे ड्राइंग या चित्र से दिखाओ। तो यहाँ पे याद रखना, वस्तुओं को चित्र में बदला जाता है। तो यहाँ पे वस्तुओं को चित्र में बदला जाता है। जैसे बच्चे ब्लॉक्स की अव्यवस्था को कागज पर त्रिकोण या आयतन के रूप में चित्रित करते हैं। तो अभी तक तो वो चीजों से सीख रहे थे, अब क्या है, वो वस्तु को चित्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि समोसे का आकार क्या होता है, तो बता देगा ये त्रिभुज के आकार का है। लड्डू का आकार क्या होता है, गोल है। डायमंड का आकार क्या होता है, इस तरीके का दिखता है। पिज्जा किस आकार का दिखता है, तो वो बता देगा कि पिज्जा इस तरीके का दिखता है, पिज्जा का कट है, और ये एक जो है राउंड शेप में जो है पिज्जा के बहुत सारे शेप्स है। तो इस तरीके से चीजों को वो समझने लगता है। यहाँ पे अगर हम उदाहरण से बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज को केवल एक ही प्रकार ना दिखा करके विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को दिखाता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण और विकर्ण जो है त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज को दिखाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ताकि वो अवधारणाओं को अच्छे तरीके से समझ जाए। अगर हम ब्लॉक्स और पेपर की जगह, ब्लॉक्स की जगह हम पेपर पर लाइन खींचने के लिए कहें, अभी तक तो देखिए नियमों से सीख रहा है तुलनात्मक रूप से। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उससे कह रहे हैं कि चलो ऐसा करो, चित्रों में बदलो। तो यहाँ पे 2 लाइन खींचो प्लस जो है 3 लाइन खींचो, इजगल टू कितना हो गया, 5 लाइन हो गया। तो यहाँ पे ये चीज भी हो रही है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट को जिसे कहते हैं सिंबल, सिंबलाइजेशन, प्रतीकीकरण। अब यहाँ पे प्रतीकों से सीखेगा। तो बच्चे जो है अमूर्त प्रतीकों, जैसे ब्लॉक्स की बजाय ये पाई 5 + 3 = 8 होता है, इसका उपयोग करता है। जैसे किसी त्रिभुज को, त्रिकोण को प्रतीक से ये कहते हैं, और भुजाओं, इसकी 3 भुजाएं हैं, इनको शब्द के रूप में व्यक्त करने लगता है। आप बस प्रतीकों की संख्या का प्रयोग करना सीखता है। एक एक लाइन में शब्दों को समझो। मैं आपको जो पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं उन सबको पॉइंट्स दे रहा हूं बस। बाकी एक भी पॉइंट अगर नोट कर लोगे ना तो यार गलत नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार आपसे कहूंगा ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अलग अलग भाषा के रूप में पूछते हैं ना तो बहुत कंफ्यूज करता है ये। तो और जैसे अब जैसे छठवां पॉइंट है औपचारिकता, फॉर्मलाइजेशन जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग सामग्रियों से एक ही अवधारणाएं सीखकर सामान्यीकरण किया जाता है। बच्चे औपचारिक जो है गणितीय नियमों और संरचनाओं को समझते हैं और उन्हें लागू करते हैं। जैसे बच्चे त्रिकोण के गुणों और गुणों को औपचारिक रूप से समझते हैं। जैसे कोणों का योग कितना होता है, तो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बच्चा जो है ब्लॉक्स और बीन्स दोनों से जो है 2 + 3 = 5 सीखता है। जैसे उसको एक ब्लॉक्स दे दिया है ना, तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं, तो इसका आंसर हो गया 5। अब यहाँ पे बीन्स मतलब छोटे छोटे दाने दे दिए है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के करा तो उसने देखा कि आंसर हो गया 5। तो इस तरीके से ये सीखता है। तो यहाँ पे एक ही अवधारणाओं को समझने के लिए अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक्स का भी प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे बीन्स का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे अवधारणाओं को समझने के लिए, तो यहाँ पे बात समझ गए। तो मोटा मोटे तौर पे अगर हम आपसे कहें कि पहला जो है वो उसमें बिना नियम के सीखा जाता है, दूसरे में नियम से सीखा जाता है, तीसरे में तुलना करके सीखी जाती है, चौथे में वस्तुओं को चित्रों से बदला जाता है, पांचवें में प्रतीकों की संख्याओं का प्रयोग करके सीखा जाता है, और छठवें में अलग अलग सामग्री का प्रयोग किया जाता है एक ही अवधारणा को सीखने में। यहाँ पे बात समझ गए। इतने जितने जो 6 पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं, उन सभी पॉइंट्स को अगर आपने नोट कर लिया है तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आइए डीन्स के संबंध में आइए क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछे गए।
तो डीन्स का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है? तो ये जो सिद्धांत है ये संरचनात्मक अधिगम पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहां पे बी। किस मनोवैज्ञानिक ने गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए मूर्त से अमूर्त, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत पर बल दिया? तो देखिए आंसर मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इस मनोवैज्ञानिक का नाम है डीन्स। ऑप्शन यहां पे ए होगा। गणितीय अवधारणाओं को सीखने के लिए जो है आंसर दिया गया था। अगर यहां पे गणितीय अवधारणाएं हटा देते तो आप तुरंत पियाजे लगा देते, लेकिन यहां पे पहले ही बता दिया कि गणितीय अवधारणाओं को सिखाने के लिए किसने आंसर दिया, तो बी डीन्स का नियम है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। डीन्स द्वारा बताई गई पहली अवस्था कौन सी है? तो देखिए पहली अवस्था में बच्चा फ्री प्ले खेलता है, मुक्त जो है रूप से खेल खेलता है, बिना नियमों के खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्री प्ले अवस्था में क्या होता है? तो देखिए पहली अवस्था है जहां पे बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से सामग्री से खेलता है। ऑप्शन यहां पे बी सही होगा। डीन्स के नियम जो है कुल शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की गई थी, तो 6 जो है शिक्षण अवस्थाओं की पहचान की गई थी। इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, रट लेना। बेस 10 ब्लॉक्स का विचार किसने किया था? तो देखिए इन्होंने जो भी गणितीय अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया था उसमें ब्लॉक्स का प्रयोग किया था। किसका? ब्लॉक्स का। तो यहां पे इसका आंसर है डीन्स या डाइन्स कह सकते हैं। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। डीन्स ब्लॉक्स का उपयोग मुख्यतः किस विषय को पढ़ने में किया जाता है? तो देखिए मैंने आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन सी। फटाक फटाक से कर रहे हैं और यही क्वेश्चन आएगा पेडागोजी में। इसी क्वेश्चन को मैं बड़ा कर दूं तो आपको लगेगा कि वाह वाह वाह, क्वेश्चन गलत कर दोगे, लेकिन आप बस छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ लो, फिर चाहे कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता, होते तो उसमें 2 ही पॉइंट्स होते हैं भाई। पूछेगा तो यही कि डीन्स ब्लॉक में विषय को पढ़ाने में क्या जरूरत है, कौन सा जरूरत होती है? तो गणित पढ़ाने की जरूरत होती है इससे, है ना। गणित सीखता है बच्चा, गणित की अवधारणाओं को सीखता है। मूर्त पहले खेल, मूर्त फिर अमूर्त की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को याद रखना। डीन्स ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहां पे संख्यात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मैंने पॉइंट्स दिया था। डीन्स के अनुसार बच्चों को गणित कैसे सिखाया जाना चाहिए? तो देखिए बच्चों को रट कर नहीं सिखाना है, बच्चों को परीक्षाओं के माध्यम से नहीं सिखाना है, किताबों के माध्यम से नहीं, इसको बच्चों को खेल और गतिविधि के माध्यम से जो है सिखाया जाना चाहिए। आखिर में मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट तक आपको मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पास हो जाएं, फेल ना हो। मैं बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट रूप में देखना होगा, नोट्स भी बनाना होगा। बार बार पीडीएफ मत मांगा करो। पीडीएफ मांग के क्या करोगे? बाद में फिर से फोन में पढ़ोगे। फोन में पढ़ने की जगह एक बार फोन में पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, उसका नोट्स बना लो। नोट्स बनाओगे तो आपका ही फायदा है ना, हमेशा के लिए नोट्स बने रहेंगे। कहीं ना कहीं कोई न जगह पे काम आएगा। और कोई आपका दोस्त यार होगा तो उस नोट्स को देख करके आप जो है वाही वाही लूटो कि बहुत बढ़िया नोट्स भाई गुरु बनाए हो तुम, ऐसे पार्टी ले लेना उससे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आखिर में क्वेश्चन जो दूंगा उसका आंसर ज़रूर देखना, ठीक है। ध्यान रखना, उसका क्वेश्चन आंसर ज़रूर देना भाई, सीटेट की कसम है तुम लोगों को। चलो मजाक कर रहा हूँ, है ना। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल का क्या तात्पर्य है? तो परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी जो है ये जो है चौथा स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज के विभिन्न रूपों से परिचित कराया जाता है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। एक ही अवधारणाओं को बार बार दोहराना नहीं, अवधारणाओं को कठिन बनाना नहीं, सूत्र या अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करना। तो ये चौथा स्टेज है जहाँ पे बच्चा जो है किसी भी चीज को सीखता है। मान लो उदाहरण के लिए त्रिभुज के विभिन्न रूपों से हम इसे परिचय कराएंगे। चौथे स्टेज में यही होगा मतलब, ठीक है। डीन्स के अनुसार गणितीय अवधारणाओं का विकास किस रूप में होता है? तो अगर हम गणितीय अवधारणाओं की बात करें तो ये चरणबद्ध क्रियाओं के द्वारा होता है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है डाइनेस या डीन्स के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो मुक्त खेल, नियम से खेलना, तुलना करना, रटना जो है इस पर शामिल नहीं किया जाएगा। प्रतिनिधित्व चरण जिसे कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेज अवस्था में क्या किया जाता है? तो इसमें जो है 13वें का आंसर क्या होगा? इसमें जो है प्रतीकों से छेड़छाड़ की जाएगी, प्रतीकों से खेला जाएगा। तो प्रतीकों संख्या का प्रयोग करके सीखना होता है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे और बताएं तो माचिस की तीली से त्रिभुज बनाना, पेन से त्रिभुज बनाना,
पेंसिल से त्रिभुज बनाना, ऑप्शन यहाँ पे प्रतीकत्व, और आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये बताइएगा जो है कमेंट में कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबलाइजेशन का क्या अर्थ है? सिंबलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो यहां पे देखिए 14वें का आंसर है अमूर्त प्रतीकों का प्रयोग करना। आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, डीन्स का जो है उद्देश्य क्या था? तो यहां पे बच्चों को गणितीय संरचना को समझाना था। ऑप्शन यहां पे सी होगा। खेल अवस्था में टीचर का क्या तात्पर्य कार्य होता है? तो देखिए खेल की अवस्था जहां पे हम प्ले स्टेज है, जहां पे हम सेकंड नंबर का स्टेज है, यहां पे बच्चों को टीचर जो है नियमों से परिचय कराता है। तो नियम में खिलाएगा तो निर्देश देना और नियम बताना कि इस खेल का नियम क्या है, कैसे जो है आपको खेलना है। तो नियमों से परिचय होता है। ठीक है, परिचित होता है बच्चा। ठीक, मैं सरल और कठिन, हार्ड और सिंपल दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखता हूं, ताकि जो है आप क्वेश्चंस को करें और अच्छे तरीके से कर पाएं, रट जाए, आप बिल्कुल आपके दिमाग में बैठे। ऐसा चाहूं तो मैं 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा करके भी इस टॉपिक को खत्म कर सकता हूं और भी लंबा खींच सकता हूं, लेकिन मेरा टॉपिक जो है आपको 35 मिनट में क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है ना। और आप अगर उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे ना तो 15 से 20 मिनट में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। 20 मिनट सीटेट में मेरे टॉपिक पे देना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बाकी दुनिया का जितना आपको जो है 1.5 GB का डेटा खत्म करना हो खत्म करो, नाच गाना देखो, जो देखना देखो। अगर आप सीटेट सीरियस होकर के दे रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से मतलब पढ़ाई करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़ा करिए, नोट्स बनाइए, इसको लिखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां देखिए, डीन्स के सिद्धांत में कौन सा क्रम अपनाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जाएंगे, मतलब मूर्त से अमूर्त की तरफ, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाने वाला कार्य है। यहाँ पे गणितीय अवधारणाओं को सिखाया जाता है। डीन्स ब्लॉक को किस नाम से जाना जाता है? तो डीन्स ब्लॉक को हम जो है देखिए किस नाम से जानते हैं? तो मल्टी बेस ब्लॉक भी कहते हैं। मैंने आपको पढ़ाया, अभी क्वेश्चन कराया कि मल्टी बेस ब्लॉक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे, अनुभव आधारित गणित शिक्षण में किसने जो है बढ़ावा दिया था? तो अनुभव आधारित गणित शिक्षण में जो है सिद्धांत दिया था डीन्स का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा स्वयं से सीखता है, खेल से, नियमों से सीखता है, चीजों से। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है अन्वेषण क्रिया हो रही है। अनुभव आधारित, अनुभव से सीख रहा है तो अन्वेषण क्रियाएं हो रही है ना। यहाँ पे बात समझ गए? डीन्स के अनुसार कौन सा अधिगम सबसे पहले आता है? तो अगर हम अधिगम की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा जो है यहाँ पे खेल आएगा। ठीक है, फिर आएगा मूर्त आएगा। ठीक, फिर आएगा अमूर्त आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ठोस है, मतलब ये मूर्त क्रिया है। खेल का यहाँ पे कोई नहीं दिया है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट जाने वाला सिद्धांत है। डीन्स सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण को प्राथमिकता देता है? तो ये सिद्धांत जो है ये देखिए सक्रिय खोज या फिर खोज परक शिक्षण पर जो है सबसे ज्यादा जोर देता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। ठीक है, निष्क्रिय शिक्षण पे नहीं देता, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण पे नहीं देता, रटन तो जो है विद्या पर आधारित नहीं देता। यहाँ पे बच्चा नियमों से सीखता है ना। यहाँ पे पहले बच्चा स्वयं से सीखेगा, फिर नियम से सीखेगा, फिर उसी नियमों को चित्रों में भी अप्लाई करेगा, चीज़ों को तुलना करेगा, फिर प्रतीकों को संख्या में बदलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे अनेक सामग्री का प्रयोग करके एक अवधारणा में लगा देगा, जिसे हम कहते हैं अमूर्त स्टेज पे। डीन्स का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? तो देखिए डीन्स का दृष्टिकोण जो है विशुद्ध सैद्धांतिक नहीं है, केवल लेखन और ये नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगर एक बच्चा ब्लॉक्स और बीन्स, देखिए एक बच्चा ब्लॉक्स का प्रयोग कर रहा है और बीन्स दोनों का प्रयोग कर रहा है, 2 + 3 = 5, तो डाइनेस के जो है किस चरण में आता है? तो यहाँ पे जो 23वें का आंसर होगा, देखिए ये औपचारिकीकरण चरण में आएगा। ये लास्ट स्टेज है, मतलब 6 नंबर का चरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आइए जो है आज का प्रश्न देख लेते हैं। तो डाइन्स के सिद्धांत पर किस मनोवैज्ञानिक का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? 4 ऑप्शंस दिए गए, थॉर्नडाइक, पियाजे, ब्रूनर और वैन हिले।
तो इन सभी में से देखिए आपका आंसर कौन सा होगा। आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर करिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है वो कवर हो जाता है। मैं 3 जो है मनोवैज्ञानिक कवर कर चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। चैनल को जो है लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। देखिए 30 मिनट का वीडियो है केवल।